इस बीच में मेरे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक गुप्ता जुड़ रहे हैं, जो हमारे दर्शकों को ये बताएंगे कि आईटीआर जब भी आप भरते हैं तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए, यानी कि किन बातों का आपको ख्याल रखना है। तो अभिषेक के पास चलते हैं और समझते हैं। थैंक यू पल्लवी। आईटीआर हर किसी को भरना चाहिए, जिनके इनकम टैक्सेबल नहीं भी है तो उनको भी भरना चाहिए आईटीआर, क्योंकि इसके भी कई सारे फ़ायदे होते हैं। फिलहाल हम लोग ये तय करते हैं कि जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ऐसी कौन सी बातें हैं। तो तय समय से पहले आईटीआर फॉर्म को, आईटीआर जो आपका है उसको पहले आपको भरना चाहिए। ये ना हो कि 31 जुलाई जो लास्ट डेट है उसी पे ही आप जाएं, उसके ऊपर डिपेंडेंट होकर चलिए लास्ट डे बची हुई है 31 जुलाई को ही आईटीआर भर दिया है, तो फिर इसके कई नुकसान भी हो सकते हैं। पहले भरेंगे तो फ़ायदा ये होगा कि आपका रिटर्न अगर बन रहा होगा तो वो जल्दी आ जाएगा। कुछ गलतियां अगर होंगी फॉर्म में तो वो जल्दी रेक्टिफाई हो जाएंगी। इसके अलावा कुछ अगर पेनाल्टी होगी तो वो भी आपकी इनकेस इसमें नहीं पड़ेगी। तो समय से पहले कोशिश करें कि आईटीआर भर दिया जाए। इसके अलावा अगर बात करें तो फिर सभी आय का विवरण ज़रूर दें, मतलब कोई भी जो आपकी इनकम है उसको बिल्कुल भी कतई ना छुपाएं। अगर आपकी सैलरी है, उसके अलावा अगर आपका कहीं से डिविडेंड मिल रहा है, कोई अदर सोर्सेज ऑफ इनकम है, कैपिटल गेन अगर हो रहा है, तमाम तरह के सोर्सेज होते हैं, अगर वो सारी जो जानकारियां हैं आपको आईटीआर फॉर्म में भरनी चाहिए, क्योंकि इनकेस अगर रेक्टिफिकेशन में इनकेस अगर ये पकड़ा जाता है तो फिर आपके ऊपर पेनाल्टी पड़ सकती है। इसके अलावा एक और यहाँ पर चर्चा करते हैं, रिटर्न भरने के बाद उसको वेरीफाई आप ज़रूर करें, क्योंकि अगर आपने वेरिफिकेशन उसका नहीं किया तो फिर आपका आईटीआर मान्य नहीं होगा। वहीं फॉर्म 26AS और AIS की जांच ज़रूर करें, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन जो होती है इसकी जो आईटीआर जो होता है उसमें भी इंफॉर्मेशन जो होती है वो मैच करनी चाहिए। इनकेस अगर मैच नहीं हुई तो फिर उसमें भी दिक्कतें आपको आगे चल कर आ सकती है। वहीं एक और पॉइंट इसमें बताएं कि अगर जो बैंक है आपका उसकी इंफॉर्मेशन आप ज़रूर उसमें दें। अगर बैंक अकाउंट की डिटेल्स अगर आप लोगों ने उसमें नहीं दी, क्योंकि मेन अकाउंट में ही आपका रिफंड जो बनता है वो उसमें आता है, तो IRFC कोड, बैंक अकाउंट के नंबर्स और जो आपके जो नाम है उसकी प्रॉपर तरीके से ठीक से उसमें इंफॉर्मेशन भरें, क्योंकि इनकेस अगर उसमें भी अगर आपने लापरवाही की तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, रिफंड आपका नहीं मिलेगा। वहीं आखिरी दिन का इंतजार बिल्कुल कतई ना करें, जैसे हम लोगों ने आपको शुरुआत में बताया कि 31 जुलाई का इंतजार ना करें, पहले भर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब ज़रा ये जान लेते हैं, आय छुपाने की कोशिश कतई ना करें, ये भी हम लोगों ने आपको बता दिया है। अब ज़रा ये जानते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। ये तो बात होगी कि आईटीआर फाइल करते वक्त किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब ज़रा ये बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिस पर आपको बिल्कुल भी मतलब जो नहीं करना चाहिए आपको। तो क्या नहीं करना है कि बिना वेरिफिकेशन के रिटर्न जमा ना करें। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि वेरिफिकेशन करना बेहद ज़रूरी है, वरना आपका आईटीआर जो होगा मान्य नहीं होगा। गलत फॉर्म भरने से बचें। फॉर्म 1, 2, 3 जो कि इशू किए जाते हैं, जिसका हम लोग लगातार यहाँ पर डिस्कशन भी कर रहे हैं कि आपके जो फॉर्म है वो कौन सी आपकी इनकम और आपके जो एसेट्स हैं या फिर आपकी जो अदर सोर्सेज ऑफ इनकम है कौन से सूटेबल हैं, उसका चयन करने, उसको हिसाब से ही आप फॉर्म का चयन करें, उसके बाद ही आप अपना आईटीआर भरें। क्योंकि अगर फॉर्म आपने अगर गलत चुना तो फिर आपके ऊपर पेनाल्टी या फिर वो आईटीआर रिजेक्ट हो सकता है। इसके अलावा दूसरी पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो उसमें ये भी बताया जाता है कि कई सारी इन्फॉर्मेशन इसमें बोली जाती है कि मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक और वो लेके आए जी। आखिरी दिन का इंतज़ार, जैसे मैंने बताया कि बिल्कुल भी आखिरी दिन का इंतज़ार आप बिल्कुल कतई इसमें ना करें। वहीं आय छुपाने की कोशिश ना करें, जैसे कि पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में कि आय अगर छुपाई तो उसमें भी आपकी दिक्कत हो सकती है, पेनाल्टी लग सकती है। बिना वेरिफिकेशन के रिटर्न जमा ना करें। ये है सारी इन्फॉर्मेशन। इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें और बिल्कुल आप आगे बढ़ के इसमें भागीदार बन सकते हैं। ओवर टू यू पल्लवी। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, आपने बहुत अच्छे से जो है हमारे दर्शकों को ये समझाया कि आईटीआर भरते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी नहीं करनी है। वापस चलते हैं, हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट सीए मनोज लांबा जी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, जैसा कि अभी अभिषेक ने हमें बताया है कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, मैं एक सवाल जानना चाहती हूँ। अगर किसी ने गलती से जो है अपना आईटीआर जो भरा वो गलत भर दिया, उसको लगा कि बाद में मुझे कुछ करेक्शन करने की ज़रूरत है, तो क्या हमें यह विकल्प मिलता है कि हम फॉर्म को दोबारा भर सकें? देखिए, इनकम टैक्स में एक धारा है 139 सब धारा 5 जो रिवाइज रिटर्न की बात करते हैं। अब रिवाइज रिटर्न, अगर आपके रिटर्न में किसी प्रकार की कोई कंप्यूटेशनल एरर रह गई है किसी प्रकार की, तो आप आयकर विवरणी अपनी रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन कितनी बार कर सकते हैं, ये बड़ा क्वेश्चन। ये कितनी बार भी की जा सकती है, लेकिन
31 जुलाई आपकी सामान्य डेट है, 31 दिसंबर आपकी बिलेटेड रिटर्न की डेट है। 31 दिसंबर से पहले आप चाहे 10 बार कर लें, लेकिन 31 दिसंबर के बाद रिवीजन पॉसिबल नहीं है। और दूसरी चीज, 31 दिसंबर निकल गई, गलती फिर भी रह गई जी, उनको भी एक गुरु मंत्र मैं दे देता हूं। उनके लिए सरकार ने अपडेटेड रिटर्न की सुविधा दी है। अपडेटेड रिटर्न में आप पिछले 4 साल की रिटर्न अपडेट कर सकते हैं, लेकिन अब फ्री में नहीं होगी। सरकार यहां 25% से लेकर 60% तक जुर्माना लगा रही, जो भी आपका टैक्स बनता है। तो अपडेटेड रिटर्न की सुविधा है 31 दिसंबर के बाद भी पिछले 4 सालों के लिए, लेकिन यहां पर आपको दंड देना पड़ेगा और दंड भारी है। कोई गलती रह गई है, घबराने की जरूरत नहीं। 31 दिसंबर तक जितनी बार चाहें उतनी बार गलती सुधारें। ठीक है। तो अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो जैसे कि मनोज जी ने बताया, आप अपनी गलती को सुधार सकते हैं। 31 दिसंबर तक जो है आपको मौका मिलेगा। 31 दिसंबर के बाद अगर आप ऐसा कर रहे हैं अपडेटेड रिटर्न के तहत, तो वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ जो है खामियाजा थोड़ा भुगतना पड़ेगा। जैसा कि मनोज जी ने बताया, थोड़ा सा दंड जो है वो लगना बनता भी अगर आप बार बार गलती कर रहे हैं। खैर मनोज जी, एक चीज़ मैं और समझना चाहूँगी, पेंशनर्स जो होते हैं उनके लिए अब कौन सा फॉर्म जो है उन्हें भरना होगा? कोई नया विकल्प जो है वो जुड़ा है? कौन सा फॉर्म जो है वो पेंशनर्स चुन सकते हैं? देखिए, पहले तो पेंशनर्स को ही समझना पड़ेगा कि पेंशनर में थोड़ा सा लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पेंशन क्या है और फैमिली पेंशन क्या है। अगर आपकी डेथ के बाद आपके परिवार में किसी को पेंशन की राशि जा रही है तो वो फैमिली पेंशन। अगर एम्प्लॉय रिटायर्ड हो चुका है और एम्प्लॉय खुद पेंशन रिसीव कर रहा है तो वो पेंशन की तरह ट्रीट होगी। यानी दोनों में फर्क क्या आ गया? अगर आपका फैमिली मेंबर रिसीव कर रहा है तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है, सैलरी नहीं। दूसरी चीज, अगर आप खुद रिसीव कर रहे हैं तब ये सैलरी है, ये अदर सोर्स की इनकम नहीं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। अगर आप ITR 1 की अदर कंडीशंस को सेटिस्फाइड करते हैं तो आप अपनी आयकर विवरणी ITR 1 में भर सकते हैं। आपको लंबे लंबे भारी भरकम फॉर्म में जाने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड कि बाकी कंडीशंस आप पूरी करते हो। ठीक है। तो ITR 1 अगर जो है अगर आप बाकी कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं तो ITR 1 फॉर्म जो है वो आपके लिए सही रहेगा। लेकिन एक सवाल मेरा और भी है यहाँ पर मनोज जी की, NRI जो हैं टैक्स पेयर्स, उनके लिए कौन सा विकल्प है? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो देश के बाहर रह रहे हैं, हमारा शो भी देखते हैं, तो ऐसे में NRI टैक्स पेयर्स को आप क्या बताएंगे, कैसे उनकी दुविधा हल करेंगे? जो आपका सबसे पहला सवाल था पल्लवी जी, मैंने तभी जवाब दे दिया था कि ITR 1 फॉर्म सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए। अगर कोई NRI है और उसकी भारत में कोई इनकम हो रही है जिस पर उसकी आयकर विवरणी भरनी जरूरी है या टैक्स देना जरूरी है, और अगर वो वेतन भोगी कर्मचारी है और उसकी कैपिटल गेन से भी इनकम है लेकिन व्यवसाय नहीं करता, तो ITR 2 में जाएगा। और अगर वो व्यवसाय भी करता है, कोई बिजनेस भी हिंदुस्तान है, तो ITR 3 में जाएगा। ना उसके लिए सहज है ना उसके लिए सुगम है। सहज और सुगम का रास्ता बंद है। ठीक है। और सर, NRIs जो है उनको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जब वो ये फॉर्म भर रहे होते हैं? क्या उनके लिए भी टर्म कंडीशन सारी सेम रहती हैं या कुछ एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं उनका ध्यान रखना चाहिए? देखिए, इसको ना बहुत बड़ा टॉपिक है ये, लेकिन मैं संक्षिप्त में बताऊंगा। हमारे यहाँ से बहुत लोग विदेश चले गए, बहुत बच्चे हमारे विदेश जाते हैं, लेकिन उनका ये मानना है कि जब मैं विदेश चला गया, पिछले 2-4 साल से मैं ऑस्ट्रेलिया रह रहा हूं या 5 साल से अमेरिका रह रहा हूं, तो मेरे को हिंदुस्तान में किस बात का टैक्स देना? देयर इज नो नीड टू पे टैक्स। लेकिन ये उनका सिर्फ भ्रम है। आयकर अधिनियम ये कहता है कि अगर भारत में आपकी कोई भी इनकम एक्यू हुई है, यानी उत्पन्न हुई है, या अराइज हुई है, या रिसीव्ड हुई है, तीनों चीजें, एक्यू, अराइज और रिसीव। सिमिलरली एक्यू अराइज नहीं हुई, कुछ सिचुएशन ऐसी है जहां पर आयकर विभाग कह लेता है कि एक्यू तो नहीं हुई, लेकिन हम डीम्ड टू बी एक्यू मान लेंगे, डीम्ड टू बी अराइज मान लेंगे। जैसे आपका भारत में एक मकान था,
वो मकान आप किराए पे चढ़ाकर अमेरिका चले गए, अब वहां का किराया आता है। किराएदार ने किराया चाहे नहीं भी दिया तो वो इनकम हिंदुस्तान से क्यों हो रही है? रिटर्न भी भरनी है, टैक्स भी देना है और विवरणी भी भरनी है। सिमिलरली आप भारत में बैंक अकाउंट आज भी हैं आपके, आप विदेश चलेंगे बैंक अकाउंट है, बैंक एफडीज पड़ी हैं, उन पे ब्याज तो आ रहा है। आप कह रहे मेरी तो 10 साल की एफडी थी, 10 साल बाद मैच्योर होगी तब टैक्स दे दूंगा। नहीं, ये क्यों हो रहा है? तो आपको टैक्स देना है और विवरणी भी भरनी है। विदेश में रहने वाले सभी लोग ये जानकारी दे दें, क्योंकि आज पूरे देश में, पूरे विश्व में भारतीय बाजार आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। लोग म्यूचुअल फंड में भी पैसा डाल रहे हैं, इक्विटी में भी पैसा लगा रहे हैं भारतीय बाजारों में। अगर मैं विदेश चला गया, दुबई चला गया, ऑस्ट्रेलिया चला गया, अमेरिका चला गया, वहां जाके अच्छा पैसा कमाया और यहां रिलायंस के शेयरों में पैसा लगा दिया, टाटा के शेयरों में पैसा लगा दिया, और उस पैसे पे मेरे को कोई कैपिटल गेन हो गया, चाहे हिंदुस्तान से मेरा कोई वास्ता नहीं है, तब भी मेरे को टैक्स देना पड़ेगा। रेजिडेंट की ग्लोबल इनकम पर टैक्स लगता है जी। तो रेजिडेंट के ग्लोबल इनकम पर जो है वो टैक्स लगता है। इस चीज़ का आप सबको ख्याल रखना होगा अगर आप हमारे NRI दर्शक हैं।